वेलकम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर आज अपना 8th लेक्चर है जिसमें अपन न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, क्योंकि जो भी डेरिवेशंस थे उनके साथ जो भी न्यूमेरिकल्स थे, इक्विपोटेंशियल सरफेस पोटेंशियल एनर्जी, सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी, ये सब अपन देख चुके हैं ना। तो आज मैं सबके न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ सभी कंसेप्ट पर। और इसके बाद जो 9th लेक्चर है उसमें बहुत अच्छा टॉपिक लेने वाला हूँ कॉन्सेंट्रिक शेल्स के बारे में, है ना, जिसमें बहुत प्रॉब्लम्स रहती है। पर वहाँ तक पहुँचने से पहले एक बार मैं सबके न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ, जिससे अपनी प्रैक्टिस हो जाए कि अपन ने जो जो करा है उन सबको एक बार वापस से रिकैप जैसे न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ, है ना। तो ठीक, न्यूमेरिकल चालू कर रहा हूँ जिसमें कुछ अपन एक तरह से डेरिवेशन जैसे भी स्टार्टिंग में देख रहे हैं, है ना, किस तरह के कुछ न्यूमेरिकल्स आईआईटी में रहते हैं, जैसे कि डिटरमाइन पोटेंशियल ऑन एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग। ठीक, तो मीन्स उसके एक्सिस पर अपन को पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। सो आई एम टेकिंग अ रिंग विच इज फुली चार्ज्ड विथ Q, which is fully charged with Q कैपिटल Q से चार्ज्ड है, and of radius R, and we wants to calculate the potential at point P at distance x from the center of the ring, and it is fully charged with Q. So what can do in these conditions? We take a small part. So we take a small part like this. We take a small part dx, and firstly we determine the potential due to this point P. dx की वजह से अपन लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं इस P पॉइंट के ऊपर, इस स्मॉल पोर्शन की वजह से जो dx है लेंथ में, उसकी वजह से। ठीक, तो हाउ वी रिटर्न अबाउट दिस? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिटर्न dv, potential due to small element dx which consists of small charge dq। सो अपन ने एक कंसीडर कर लिया छोटा सा पार्ट, तो इससे इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? तो इट इज़ ए राइट एंगल ट्राइंगल, सो वी कैन से दैट इट इज़ हाइपोटेनियस, सो इट इज़ रिटर्न r² प्लस x²। रिटर्न कर सकते हैं ना बेटा? तो इट मीन्स अगर मैं स्मॉल वैल्यू लेता हूँ इसकी वजह से, तो कहीं ना कहीं k dq अपॉन डिस्टेंस कितनी आ जाएगी हमारे पास? r² प्लस x² का रूट। ये फॉर्मूला अपन ने कहाँ से लिया है? बिकॉज अपन पॉइंट चार्ज के लिए डेरिवेशन पढ़ चुके हैं। एक तरह से dx लेने का मतलब था एक स्मॉलेस्ट पार्ट ले लिया पॉइंट चार्ज की तरह, उसके लिए डेरिवेशन क्या पढ़ रखा अपन ने? kq बाई स्मॉल r, जितनी भी डिस्टेंस होती है। तो डिस्टेंस की जगह अपन ने ये पुटअप कर दिया, है ना, इस थिकनेस की वजह से, ठीक। सो टोटल कितना हो जाएगा? सो ड्यू टू टोटल रिंग, तो अपन क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कंसिडर कर लूँ ना, इट मीन्स इसका इंटीग्रेशन कर दूँ। ठीक, जैसे ही मैंने इंटीग्रेशन किया होगा अपॉन r² प्लस x², ठीक, आई स्टॉप दिस साइड। अब इन दिस कंडीशन अगर अपन देखें कि इट इज़ द रिंग और ये कोई पॉइंट है, इधर कोई रिंग है इस पॉइंट से, तो हर एक पॉइंट का जो स्मॉलेस्ट पॉइंट्स होंगे सबके लिए डिस्टेंस तो सेम ही आ रही होगी ना, √r² प्लस x², यही डिस्टेंस आ रही होगी। और पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो अगर मैं इसके अंदर सॉल्व आउट करता हूँ नेक्स्ट स्टेप के अंदर, तो k del q ये सब चीज़ तो कॉमन आ गई हमारे पास, k √r² प्लस x² and here only remaining dq, और टोटल dq को क्या लिख सकता हूँ मैं? q ही तो लिख सकता हूँ,
क्योंकि जो इंटीग्रेशन क्यू का मतलब है टोटल चार्ज कितने स्मॉल 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 पोर्शन, जैसे बहुत सारे ले लें तो अपन, इट मीन्स हमारे पास इसके बाद नेक्स्ट स्टेप करता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे पास पोटेंशियल आ जाएगा के कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, दैट इज आर आंसर फॉर द पोटेंशियल. So potential for the ring is kq and distance is means it's quite simple. इसको डायरेक्ट भी लिखा जा सकता था कि जब एक से इतना आ रहा है तो सब एक पार्ट से कितना आ रहा होगा, तो सबको अपन एडअप करते, तो सबका एडअप करते तो सबका dq dq dq, अगर ये dx चार्ज है ना, dx है तो इस पर dq चार्ज कंसीडर करा गया है ना. तो टोटल चार्ज कितने हो होंगे dq 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 करके है, तो टोटल चार्ज q गए होंगे क्योंकि अपन ने q ही दे रखा था. तो डेट इज आर आंसर, जो कहीं ना कहीं हमारे कुछ क्वेश्चंस में काम करता है, इसलिए कहीं ना कहीं रिमेंबर रखें इसको, इक्वेशन को, है ना. आई होप समझे होंगे कैसे करा मैंने इस डेरिवेशन को. ठीक, नोट डाउन कर लिया. नेक्स्ट देख रहे हैं बेटा अपन, है ना. तो इसी पर ही क्वेश्चन में वर्क को एक बार कंसिडर में ले लेता हूँ. चलो एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं पहले ऐसा ही, है ना, जिसमें अपन को इंटीग्रेशन की जरूरत पड़े वैसा क्वेश्चन देख लेते हैं अपन. डिटरमाइन, सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूँ, डिटरमाइन पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग चार्ज रॉड at distance r from one end as shown in a figure, ठीक. तो क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा था, एक चार्ज रॉड दे रखी है अपन को, है ना, जिसकी लेंथ L है एंड टोटल चार्ज Q है. टोटल चार्ज इज Q एंड वी वांट्स टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट P एट डिस्टेंस R फ्रॉम वन एंड से लेना चाहते हैं, और लेट कंसिडर इट इज BA इज द रॉड. अब अपन को पता है कि यहाँ पर ईच पॉइंट से पोटेंशियल ऐड करना पड़ेगा, कोई पॉइंट तो है नहीं, इसका पोटेंशियल ज़्यादा आ रहा होगा, जैसे जैसे दूरी बढ़ रही होगी वैसे वैसे पोटेंशियल यहाँ पर वैरी कर रहा होगा. और जब भी कोई चीज़ वैरी करती है तो वी टेक ए स्मॉल पार्ट और फिर हम उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं ना. बहुत सारे क्वेश्चंस में कर चुके हैं, 11th में करा, 12th में भी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कर चुके हैं. सो वी टेक ए स्मॉल पोर्शन, small portion of length dx and its distance from point P is x. कंसिडर कर लिया अपन ने, P is x. तो अपन ने एक स्मॉल पार्ट कंसीडर कर लिया इसके अंदर. तो स्मॉल पार्ट अपन ने क्या कंसीडर करा, एक छोटा सा पोर्शन अपन ने इसमें ले लिया dx लेंथ जितना, जिसकी यहाँ से डिस्टेंस कितनी ले ली अपन ने, x ले ली, है ना बेटा. अब अपन को कहीं ना कहीं इसका 400 चाहिए होगा ना, क्योंकि अपन को जब इससे ही निकाल रहे हैं तो लेट इट्स चार्ज इज dq, ये कंसीडर कर लें अपन लोग. ठीक, तो कहीं ना कहीं हमारे को चार्ज डेंसिटी भी निकालनी पड़ेगी. तो चार्ज डेंसिटी यहाँ पर कितनी निकाल लूँ, चार्ज डेंसिटी अगर मैं यहाँ पर सॉल्व आउट करता हूँ तो इट इज़ गिवन बाय लैम्डा टोटल Q बाई L. इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई हमारे पास. ठीक, अब पोटेंशियल ड्यू टू dx एलिमेंट, अगर मैं लेता हूं पोटेंशियल dV इक्वल्स टू k dq बाई डिस्टेंस कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक x,
तो ये हमारी कहीं ना कहीं इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब मैं यहाँ पर ये डी क्यू की वैल्यू भी रख देता हूँ। डी क्यू पर चार्ज कितना रहा होगा, डी क्यू पर, तो इस पर चार्ज कितना रहा होगा, तो उसको मैं रफ में सॉल्व कर देता हूँ। डी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, जितनी भी चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी मतलब छोटे से पार्ट में कितनी चार्ज रखे हुए हैं, तो यहाँ से यहाँ तक डी एक्स में कितने चार्ज हो गए होंगे, तो लैम्डा को डी एक्स से मल्टीप्लाइड कर दूँ। मीन्स इक्वेशन इज रिटन लाइक दिस, के लैम्डा डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक, नाउ वी टेक द इंटीग्रेशन फ्रॉम आर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आर है, तो हमको कहाँ से कहाँ वैरी करना है, आर टू आर प्लस एल। ये मैं इंटीग्रेशन लगा देता हूँ इसके ऊपर, फॉर टोटल रॉड के कारण देखना हो तो इसका मतलब मेरे को अगर v निकालना है तो k लैम्डा, और लिमिट कहाँ से कहाँ ले लूँ, 1/x dx की लिमिट r टू r प्लस एल, डेट इज द लिमिट। अब इट्स क्वाइट इजी कि 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है ना, k लैम्डा बाहर है, k लैम्डा बाहर है, 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log x, तो वही यहाँ पर करने वाले हैं। तो v इज इक्वल टू कितना आ जाता, k लैम्डा एंड ब्रैकेट के अंदर आ जाता log x, और लिमिट आ जाती r और r प्लस एल, ये लिमिट आ जाती। तो अगर मैं लिमिट्स को रखता हूँ तो k लैम्डा, फर्स्ट ऑफ ऑल अपर लिमिट log r प्लस एल माइनस log r। सो इन द नेक्स्ट स्टेप k लैम्डा log, और आप जानते हैं ये तो अपर लिमिट रखी है, फिर लोअर लिमिट रखी है, उससे पहले माइनस का साइन आया है, और log m माइनस log n क्या होता है, m अपॉन n, तो r प्लस एल अपॉन r। ये हमारे पास इस रॉड के लिए पोटेंशियल फाइंड आउट हो गया। आई होप समझे होंगे बेटा, है ना, नोट डाउन करें इसको। ठीक, लिमिट दिख रही है, ठीक है, ठीक। तो ये आपको समझ में आया होगा। वही अपन ने जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड्स में यूज़ करे था, वैसे ही अपन ने एक छोटा सा लेंथ लिया, पहले उसकी वजह से अपन ने पोटेंशियल निकाला, फिर थोड़ा सा अपन ने डी क्यू, टोटल चार्ज, टोटल लेंथ दे रखी थी, तो अपन ने चार्ज डेंसिटी निकाली, तो डी क्यू का चार्ज कितना रहा होगा, तो अपन ने वो डी क्यू की वैल्यू रखी, लैम्डा डी एक्स। ठीक, फिर ये इसकी वजह से निकल चुका है, तो टोटल के लिए कितना लगेगा, तो कहीं ना कहीं हमारे को इंटीग्रेशन करना पड़ता है, तो इसकी लेंथ एल से ये लेंथ कहाँ से कहाँ तक चल रही है, r प्लस एल, तो ये अपन ने r प्लस एल तक इंटीग्रेशन लगा दिया, r टू r प्लस एल, देन टेकिंग इंटीग्रेशन वी गेट द आंसर। तो आई होप ये गेट किया होगा। ठीक, नेक्स्ट देख रहे हैं बेटा अपन, है ना। तो मैंने पोटेंशियल के ही क्वेश्चंस करा रहा हूँ अभी आपको। मीन्स अपन ने पहले वहाँ पर बेसिक वहाँ के न्यूमेरिकल्स देखे थे जब अपन पढ़ रहे थे लेक्चर नंबर 1, लेक्चर 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, सेकंड लेसन एनसीईआरटी के। ठीक ठीक, एक कॉमन क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन, है ना, जिसमें वैल्यूज़ कई बार अलग अलग दी जाती है। तो अपन से अब क्या बोला गया, इन ए गिवन डायग्राम, इन ए गिवन फिगर, फाइंड वर्क डन to move Q naught charge from center of A ring to center of B ring। ठीक, मीन्स इस बार वर्क डन पूछ लिया गया और अपन को 2 रिंग्स दी गई, वन इज दिस, सेकेंड इज दिस वन, डिस्टेंस बिटवीन दैम इज गिवन a and radius are same, one charge is q and another charge is minus q, this one is the charge, this consider a, this consider b, and we have to move from o to o dash, है ना। अपन को एक चार्ज लेकर आना है कुछ यहाँ से ए से बी की तरफ, क्यू नॉट चार्ज को लेकर आने के लिए कितना वर्क डन करना होगा। ठीक, तो वर्क डन की बात करें, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं जहाँ पर इनका खुद का कुछ ना कुछ पोटेंशियल रहा होगा।
तो वो पोटेंशियल अगर अपन फाइंड आउट करें तो वो फॉर्मूला कितना होता हमारे पास, है ना। तो कहीं ना कहीं अगर मैं इस फॉर्मूले पर जाता हूँ तो खुद के लिए तो ये पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर, क्योंकि डिस्टेंस सब पॉइंट से कितनी रह जाएगी, के क्यू मैंने आर डिस्टेंस ही रहेगी, तो आंसर कितना रहता। तो इसका सबसे पहले पोटेंशियल निकाल रहा हूँ, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो ये पोटेंशियल कितना हो जाता, एक पोटेंशियल हो जाता ड्यू टू ए रिंग, प्लस एक पोटेंशियल हो जाता पोटेंशियल ड्यू टू बी। कुछ मैं ऐसे लिख देता हूँ, है ना, एक तो खुद की वजह से हो जाता और एक इसकी वजह से इस पर आ रहा होता पोटेंशियल। तो इट मीन्स जो इस पर पोटेंशियल निकल रहा होता वो एक ड्यू टू ए की वजह से होता, ड्यू टू ए प्लस ड्यू टू बी। चलो पूरा ही लिख देता हूँ। अब मैं अगर इनकी वैल्यूज यहाँ पर रखता हूँ वी ए के लिए, तो इसका फॉर्मूला तो कितना हो जाता के क्यू बाई आर, जस्ट लाइक ए पॉइंट चार्ज। अभी सेकंड लिख रहा हूँ तो उसके अंदर भी समझा दूंगा। प्लस इसकी वजह से बात करें तो माइनस, क्योंकि माइनस का चार्ज है तो कहीं ना कहीं के क्यू माइनस क्यू अपॉन, अभी अपन ने रिंग के लिए एक एक्सिस का डेरिवेशन करा था तो कितना आता हमारे पास, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आता ना हमारे पास। तो इस फॉर्मूले से आप समझ सकते हैं कि सेंटर पर मैंने ये वैल्यू कैसे लिखी है। देखो अभी अपन ने डेरिवेशन करा था, अगर ये जो ए डिस्टेंस है अगर मैं इसको 0 कर दूं तो हमारे पास फॉर्मूला के क्यू बाई आर ही तो रह जाएगा, ठीक। तो के क्यू बाई आर मीन्स ये पोटेंशियल हमारा निकला ए पर। सिमिलरली मैं किसके लिए निकाल लूँ, वी बी के लिए, फॉर बी के लिए सॉल्व कर दूं। अगर मैं बी के लिए सॉल्व करता हूं तो क्या होता मेरे पास, तो बी पर अगर मैं बात करता हूं तो बी पॉइंट पर, तो इस पर भी पोटेंशियल क्या होता, पोटेंशियल ड्यू टू ए या ड्यू टू बी कर देता हूं पहले, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू ए, ठीक। तो खुद का सेंटर पे पोटेंशियल कितना होता, माइनस के क्यू बाई आर, और वहां से इस ए वाले का इस पर एक्सिस पर कितना आ रहा होता, तो प्लस के क्यू, जो भी अपन ने डेरिवेशन करा था, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, है ना, एक्स की जगह आर आ गया। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई हमारे पास, ठीक। ये हो गया हमारे पास वी बी। अब अपन वर्क डन निकाल सकते थे, वर्क डन टू मूव ए टू बी। तो अगर हमारे को ए से बी पर वर्क डन निकालना है तो वर्क डन कहाँ से कहाँ निकाल रहे हैं, ए टू बी इज कॉल्ड क्यू नॉट, और पोटेंशियल क्या लेते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे ही रिटर्न करते हैं ना अपन। तो इट मीन्स कि मैं यहाँ पर ये वी बी और बी और ए की वैल्यू रख दूँ यहाँ पर पुटिंग, तो ये वी डब्ल्यू तो चल ही रहा है। अगर मैं ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर पुटिंग करता हूँ, क्यू नॉट, ये दो वैल्यूज़ इस जगह पे रखता हूँ, मीन्स माइनस का के क्यू अपॉन आर प्लस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ब्रैकेट में रख रहा हूँ, माइनस फिर इसकी वैल्यू रखूँ तो के क्यू बाई आर, और दिस वैल्यू इज माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, ठीक। ये हो जाती वैल्यू हमारे पास। क्या दिख रहा है इसके अंदर हमारे को, एक तो ये दोनों आर वाले ये माइनस का साइन है बीच में, तो ये दोनों ऐड होते और माइनस माइनस प्लस इसको करते, ये दोनों भी ऐड होते, मीन्स हमारे पास 2kq अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये आता, और ये माइनस का और ये भी माइनस का, तो मीन्स माइनस का 2kq बाई आर। ये हमारे पास आंसर हो जाता। चाहे लास्ट में एक कॉमन ले सकते थे इसके बीच में, है ना, क्या कॉमन ले सकते थे अपन यहाँ पर, 2kq क्यू नॉट बाहर ले सकते थे, और ये कहीं ना कहीं हमारे पास वैल्यू रह जाती आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट माइनस 1 अपॉन आर।
अब इस टॉपिक पर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, कई बार डिस्टेंस भी सेम कर दी गई है रेडियस की इक्वली, है ना, और फिर क्वेश्चन दे दिए गए हैं एम्स और इसके अंदर। आई होप समझे होंगे कि हम ए से बी जा रहे थे तो मैंने पहले इन दोनों पॉइंटों का पोटेंशियल निकाला, एक बार ए पर खुद के कारण, एक बार बी के कारण इस पर, तो ये पोटेंशियल करा। वैसे बी पर पोटेंशियल निकाला, एक खुद के लिए और एक सामने वाले के लिए, है ना, जो एक्सिस के लिए डेरिवेशन करा था अपन ने, तो वही फॉर्मूला लगाया और फिर अपन ने वर्क डन का ए टू बी मूव कर रहे थे, ए से बी वर्क डन कर रहे थे, तो अपन पोटेंशियल लेने का तरीका क्या बताया, फाइनल माइनस इनिशियल, इसलिए वी बी माइनस वी ए करा, दोनों की वैल्यूज पुटिंग करी और वी गेट द आंसर। ठीक, समझे होंगे बेटा, ठीक, ओके, रब कर रहा हूं बेटा, है ना, ठीक ठीक ठीक। फोर्थ क्वेश्चन ले रहा हूं, तो अपन अब ग्राफ समझ रहे हैं इसके अंदर। फोर्थ क्वेश्चन में ड्रॉ द ग्राफ फॉर चार्ज रिंग, चार्ज रिंग। तो कई बार ये भी टिक लगाने को आया हुआ है, तो थोड़ा बात को समझा रहा हूँ। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था कि अगर एक चार्ज रिंग लेता हूँ पी पॉइंट पर और इस पर एक्स डिस्टेंस पर लेता हूँ आर पी पॉइंट और इसकी डिस्टेंस आर है, ये सेंटर ओ है, तो इस पॉइंट पर अपन ने कितना निकाली थी वैल्यू, पी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना फाइंड आउट करा था, इस एक्सिस पर अपन ने, इसको अपन ने चार्ज किससे करा था, क्यू से, है ना बेटा, क्यू से चार्ज करा था ना इसको, तो अपन ने इसको क्यू से चार्ज करा, तो के क्यू अपॉन क्या आंसर आया था हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आई थी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, यही आंसर निकला था ना, है ना, यही आंसर निकला था अपने पास। अब अगर मैं सेंटर पर जाता हूँ, एट सेंटर, है ना, क्योंकि ग्राफ प्लॉट कराना है तो केसेस देख लेते हैं, तो एट सेंटर पर जाता हूँ तो x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये वाला जो पॉइंट है यहीं से तो मैं एक्सिस पर जाऊंगा, तो अगर मैं यहाँ पर एक्सिस पर जाता हूँ तो इसका मतलब है कि ये जो एक्सिस बिकम 0, तो v सेंटर पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, v सेंटर पर वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 0 रखता हूँ तो के क्यू बाई आर ही तो रह जाएगा, है ना, आर स्क्वायर तो 0 हो गया कंसीडर करने पर, तो हमारे पास आंसर कितना आया, के क्यू बाई आर, वी सेंटर। ठीक, और एक बात और भी पता लगी कि इस रिंग पर ये ही मैक्सिमम होगा, जैसे जैसे हम दूर जाएंगे डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा, पी की वैल्यू या पोटेंशियल की वैल्यू बोले तो डिक्रीज होती चली जाएगी, तो वी सेंटर पर ही हमारी जो वैल्यू थी वो मैक्सिमम थी। तो ग्राफ कुछ इस तरह से प्लॉट नहीं हो जाता हमारा, अगर दोनों तरफ ही लेते पोटेंशियल लाइक दिस, दोनों तरफ रिंग के दोनों तरफ मूव कर रहे हैं, ग्राफ ये v, तो इस सेंटर पर है, दोनों तरफ मूव कराया है मैंने ग्राफ को, क्योंकि इसी तरह से हमारे से ग्राफ पूछा गया था, तो इट मीन्स मैं अगर इधर जाता हूँ तो भी ग्राफ डिक्रीज और उधर भी जाता हूँ तो ग्राफ डिक्रीज, इस तरह से अपन ने ग्राफ प्लॉट किया। ठीक, समझिए होंगे बेटा, है ना, नोट डाउन करो इसको। ठीक, नेक्स्ट ले रहे हैं बेटा अपन, है ना, ठीक ठीक। अब वर्क डन का थोड़ा सा कंसेप्ट, थोड़ा सा कुछ डिफरेंट तरीका ले रहा हूं, कई बार करने में इजी रहता है, फिर आप जैसा चाहें वैसा लें, है ना। तो फिफ्थ क्वेश्चन ले रहा हूं, फाइंड वर्क डन टू कैरी क्यू नॉट चार्ज from C to D in semicircle path as shown in diagram। ठीक, तो एक कंसेप्ट हम कुछ और तरह का भी ले सकते हैं, बाकी ठीक है जैसा करना चाहें। कि सपोज करो अपन को दो चार्ज गिवन थे ए और बी पर, विच आर क्यू
and Q, and one charge is carrying and the distance between them is L, है ना, इस Q को बाद में लिख देते हैं अपन। और यहाँ से एक सेमी सर्कुलर पाथ में अपन यहाँ पर C से D पॉइंट पर, C टू D पॉइंट पर हम एक चार्ज को लेकर आए हैं Q नॉट को। तो हमने वर्क डन कितना करा, जबकि इधर भी Q चार्ज था एक और इधर भी Q चार्ज था, है ना। इट इज़ अ डायग्राम, है ना। पोटेंशियल तो तभी क्रिएट होगा। अब एक तरीका तो ये है कि अपन पहले C पर पोटेंशियल निकालें, D पर पोटेंशियल निकालें, और जैसा, और दूसरा अपन जानते हैं कि पोटेंशियल इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, पाथ पर डिपेंड नहीं करते हैं। तो हमको सीधा इसका पोटेंशियल निकालना है, हम सीधा ही आंसर निकाल देंगे। ठीक, तो इट मीन्स उसको पहले उसी ढंग से लिख देता हूँ। सो वर्क डन टू कैरी C टू D इज रिटन लाइक दिस, Q VD माइनस VA VC। ठीक, इस बार ऐसे लिख दो ना, चलेगा? ठीक है, ऐसे लिख देते हैं अपन। ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एक ही पैटर्न रखो। तो ये Q नॉट था। अब बात करूं पोटेंशियल एट D पर, लेंथ L है, 2L कर देता हूं इसको, लेंथ 2L। ये बिल्कुल मिड पॉइंट पे है, इट मीन्स इट इज C पार्ट, मीन्स L इज लाइक दिस, करेक्ट डायग्राम। तो पोटेंशियल ड्यू टू किस वजह से आ रहा होगा, पोटेंशियल ऑन D ड्यू टू A प्लस पोटेंशियल ऑन D ड्यू टू B, ये आ रहा होगा एक पोटेंशियल तुम्हारे पास, समझ रहे हैं? ये D की जगह लिखा है, माइनस पोटेंशियल ऑन C के लिए लिख रहा हूँ अब, C के लिए पोटेंशियल ऑन C ड्यू टू A प्लस पोटेंशियल ऑन C ड्यू टू B, बिकॉज देयर जो चार्जेस है यहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट करने के लिए वो QQ है यहाँ पर। अब मैं इनकी वैल्यूज रखता चला जाऊँ, तो अगर मैं V और D की वैल्यू लेता हूँ, D और A के लिए पोटेंशियल लेता हूँ, तो इस पर यहाँ पर कितना पोटेंशियल आ रहा होगा, तो K Q और डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक, तो देखो ये L है, तो ये सेमी सर्किल में आया है, तो ये भी L रहा होगा। तो इट मीन्स ये डिस्टेंस भी L, मीन्स यहाँ से यहाँ तक 2L, और ये L 3L होगी ना मेरे पास डिस्टेंस, 3L प्लस B की वजह से लूँ तो ये डिस्टेंस कितनी रह गई होगी, ये चार्ज भी KQ है। ठीक, और क्योंकि, है ना, ठीक है, और डिस्टेंस कितनी रह गई होगी यहाँ से यहाँ तक L, ये इसके लिए वैल्यू ले ली, है ना। ये मैंने केवल D पॉइंट पर निकाला है पोटेंशियल। अब किसके लिए निकालूं पोटेंशियल, C पॉइंट पर कितना रहा होगा, तो एक इसकी वजह से और एक इसकी वजह से रहा होगा, तो इस चार्ज की वजह से कितना रहा होगा, KQ/L, क्योंकि बिल्कुल मिड से लिया गया है, बिल्कुल मिड से लिया गया है, बिल्कुल मिड से लेकर गए हैं अपन यहाँ पर, प्लस C पर B की वजह से लूँ तो कितना हो जाता, KQ/L, यही तो वैल्यू हो जाती। अब मैं अगर इसको थोड़ा सॉल्व आउट करता हूँ तो कुछ कैंसिल होते हुए नज़र आ रहे हैं आपको। ठीक, एक माइनस एक से ये कैंसिल हो गया होगा, हमारे पास बचा KQ/3L प्लस एक बचा हमारे पास KQ/L माइनस में, है ना, क्योंकि इस पर भी माइनस आया होगा, इस पर भी माइनस आया होगा, एक कैंसिल आउट हुए होंगे, तो जस्ट ये दो ही तो ऐड करने थे हमारे को। तो कहीं ना कहीं Q नॉट इसको कॉमन ले लिया है मैंने बाहर, और डिस्टेंस भी L ले ली है, तो यहाँ पर कितना रहा होगा, एलसीएम देखने के बाद 1 माइनस मीन्स डायरेक्ट आप एलसीएम थोड़ा समझते हैं, तो -2/3, तो ये हमारे पास आंसर हो जाता। आई होप समझे होंगे क्या करा है, तो ये हमारे पास वर्क डन निकल जाता। ठीक, इसको डायरेक्ट करने के लिए कैसे बोल रहा था अपन, पोटेंशियल एनर्जी, इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको इससे मल्टीप्लाइड करता हूं तो पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक, इसको ही नोट डाउन करें। ठीक, समझे होंगे मैंने क्या करा है। पाथ पर चाहे वो सेमी सर्कल गया हो या मैं सीधा लेकर जाऊं, वर्क डन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बहुत अपन ने इस पर बातें करी हैं फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में, है ना बेटा, तो नोट डाउन करें बेटा इसको। ठीक है ना, एक बार एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करा रहा हूं। ठीक है ना, तो फाइंड द वर्क डन टू कैरी Q नॉट चार्ज फ्रॉम C to A to from A 2,0
to B point 0,4 meter if a charge Q placed at origin O। ठीक, तो कहीं ना कहीं अगर इसका मैं डायग्राम बनाता हूं तो डायग्राम कुछ हमसे यूं कह रहा है कि ओरिजिन पे एक चार्ज रखा हुआ है Q, है ना, ओरिजिन पे एक चार्ज रखा हुआ है और अपन एक चार्ज जो एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं अपन को 2,0 और एक पॉइंट यहाँ पर कहीं पर है B पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमको 0,4। अब हमारे को यहाँ से यहाँ पर एक चार्ज को लेकर जाना है, ठीक, Q0 को। और वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर क्वेश्चन में तो वैसे ये बोला है, सपोज करो यही क्वेश्चन होता पर हमारे को बोलते कि A पॉइंट से पहले हम गए हैं C पॉइंट पर, है ना, वाया जा रहे होते, वाया, और फिर जा रहे होते B पॉइंट पर, ऐसे हमारे को कोऑर्डिनेट्स दे रखे होते Q0 को ले जाने के लिए, तब भी हमारे को इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन ही काम में लेते। इनिशियल और फाइनल पोजीशन ये बार बार मैं पहले भी बोल चुका था, बिकॉज पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है पोटेंशियल, है ना, तो पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है। यहाँ पर तो ये स्ट्रेट दिख ही रहा है, पर हमारे को अगर ऐसे कोई बोला जाता है कि एक Q0 चार्ज को A से C कोऑर्डिनेट से होते हुए वाया ले जा रहे हैं B पॉइंट पर फाइनल पोजीशन, तो भी हम डायरेक्ट निकाल सकते थे A to B, नो नीड ऑफ दिस पॉइंट, इस पॉइंट की कोई ज़रूरत नहीं होती है हमारे को, ठीक है। अभी तो वही क्वेश्चन कर रहे हैं अपन लोग। अब मेन इसके कारण भी पोटेंशियल आ रहा होगा और इसके कारण भी पोटेंशियल आ रहा होगा, तो वर्क डन कैसे निकालना है, वर्क डन जाना है A to B, चार्ज कौन सा लेकर जा रहे हैं Q0, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, Q0 को Q0 ही रख रहा हूं क्योंकि समझा रहा हूं, डिजिट वाले क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूं। VB पर पोटेंशियल की बात करूं तो पोटेंशियल कितना आ रहा होगा, तो पोटेंशियल तो इसके कारण ही आ रहा होगा ना, O के कारण ही, तो इसका मतलब इसको मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता था, पोटेंशियल ड्यू टू O माइनस पोटेंशियल ड्यू टू A ड्यू टू O, ये आ रहा है, ऐसे लिख देता। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास KQ, पर डिस्टेंस कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक, ये तो 4 मीटर हो गई ना, तो यहाँ पर 4 लिख देता। इधर बात करूँ तो KQ, है ना, O के कारण यही आ रहा होगा, पर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाती, 2 मीटर डिस्टेंस हो जाती, तो यहाँ पर 2 रख देता। बस यही तो हमारा आंसर था। Q0 बाहर चला जाता, इसका एलसीएम लेता तो इस जगह पर नीचे 4 आता हमारे पास, है ना, इधर 1 इधर 2 मीन्स माइनस का 1, ये हमारे पास वर्क डन हो जाता, है ना, ठीक, इधर 2 2, ठीक, तो ये हमारे पास वर्क डन निकल जाता। ओके, तो यहाँ पर आप लोग इसको समझे कि मैंने आपको अलग अलग तरह के पोटेंशियल समझाए कि क्या करना होता है। वही बात थोड़े से इक्विपोटेंशियल्स की ले लेते हैं अपन लोग, है ना, क्वेश्चंस की नोट डाउन करें बेटा इस क्वेश्चन को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ठीक, ठीक, 6 क्वेश्चन ले रहा हूं, एक कॉमन पोटेंशियल पे क्वेश्चन करा रहा हूं, है ना, कि if two spheres of radius r and 4r which consist of 8q and 2q charges, what will be the charges, what will be the charges on them after connected with wire,
ठीक ठीक। तो इससे ही कुछ बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दो स्फीयर्स दे रखे हैं हमारे को, एक की रेडियस दे रखी है r और चार्ज दे रखा है 8q, और दूसरा स्फीयर दे रखा है हमारे को 4r का, और चार्जेस दे रखे हैं 2q। ठीक। और कहीं ना कहीं हमने इनको कनेक्ट कर दिया है। क्या कर दिया है? इनको कनेक्ट कर दिया गया है, वायर से कनेक्ट कर दिया गया है अपन ने। इन दोनों को अपन ने कनेक्ट कर दिया गया है वायर से। तो अपन से बोला गया कि इन पर चार्जेस अब कितने कितने रहे होंगे, है ना। तो अपन ने इनको कनेक्ट कर दिया है वायर से, तो कितने कितने रहे होंगे। तो क्वेश्चन वही है कि जब पहले एक बार समझाया भी था, है ना, बिल्कुल स्टार्टिंग में, कि अगर हमारे पास कोई भी चीज़ हो वो फ्लो हमेशा कहाँ करती है? हाई से लो की तरफ। जैसे विंड है, विंड कहाँ से कहाँ आती है? लो प्रेशर से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। वाटर कहाँ फ्लो करता है? हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ फ्लो करता है। तो वैसे ही यहाँ पर होगा। या हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करती है? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो करती है। तो इसका मतलब है यहाँ पर भी जो फ्लो हो रहा होगा वो कहाँ से कहाँ हो रहा होगा? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ। तो इट मीन्स अपन कह सकते थे द चार्जेस स्टार्ट फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक। तो यहाँ पर हाई या लो पोटेंशियल की बात करूँ तो देखो उसका चार्ज छोटा है, रेडियस छोटी है, चार्ज ज़्यादा है। इसकी रेडियस बड़ी है, चार्ज छोटा है, इसका मतलब पोटेंशियल तो इसका ही ज़्यादा है ना। तो अगर मैं इसको स्फीयर नंबर 1 कंसीडर कर लेता हूँ और इसको स्फीयर नंबर 2 कंसीडर कर लेता हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ V1 ग्रेटर देन V2। तो इससे ये तो प्रूव डेट हुआ कि जो चार्जेस फ्लो करेंगे वो यहाँ से यहाँ फ्लो करेंगे। आई होप समझ गए होंगे इस पॉइंट से, है ना। और इट इज़ flow till potential of both are same, है ना बेटा। इक्विपोटेंशियल सरफेस भी पढ़ी अपन लोगों ने। तो अगर पोटेंशियल सेम हो जाए, जैसे कि अगर दो टैंकी थी, पानी फ्लो एक में कम था एक में ज़्यादा था, तो पानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आता रहेगा। पर इधर ज़्यादा था इधर कम था, तो पानी ऐसा आता रहेगा दोनों टैंकियों में, अगर उसको पाइप से ज्वाइन कर रखा है। और जब लेवल बराबर होगा तो स्टॉप हो जाएगा, उनके बीच में किसी भी तरह का ट्रांसफर ऑफ एनर्जी नहीं होगा। तो इट्स फ्लो टिल पोटेंशियल ऑफ बोथ आर सेम। जब तक सेम नहीं हो जाता तब तक फ्लो होता ही रहेगा। तो इसका मतलब है कि अपन ये बात तो ऑलवेज रिमेंबर रखें, है ना, तब तक फ्लो होता रहेगा। तो फ्लो हो जाने के बाद चार्जेस कितने कितने आगे होंगे तो अपन ने कंसिडर करना चालू करा। यहाँ तक तो बात समझाइए, है ना, कि लेट क्यू चार्ज, है ना। तो इनको कैपिटल क्यू कर दूँ जिससे थोड़ा अलग दिखे। कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू। लेट क्यू चार्ज फ्लो 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 स्फीयर 1 to 2। ठीक। सो चार्जेस, सो न्यू चार्जेस कितने हो गए इनके ऊपर? न्यू चार्जेस पहले स्फीयर 1 पर बात करूं, स्फीयर 1 की बात करूं तो कितने चार्जेस हो गए इनके पास? 8q माइनस q, क्योंकि चार्ज फ्लो कर गए हैं। और इसी तरह एंड चार्जेस ऑन स्फीयर 2 पर बात करूं तो कितना हो गया होगा? 2q प्लस q। ये चार्जेस हो गए होंगे ना। दैट इज कॉल्ड, मैंने इक्वेशन नहीं दी है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास में। ये चार्जेस निकालने हैं। ये कब तक फ्लो होता रहा होगा? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो गया हो। V1 बराबर V2। तो 10, अब मैं यही फॉर्मूला लगाने वाला हूँ, V1 इक्वल्स टू V2। तो इस पर कितना पोटेंशियल हो गया होगा, है ना। तो इसका पोटेंशियल दोनों को बराबर कर दूं तो इसका पोटेंशियल लेता हूं तो K, और चार्ज कितना है? 8q माइनस q, और रेडियस कितनी है इसकी? R। इसकी बात करूं तो K
2q प्लस क्यू अपॉन आर, सॉरी रेडियस कितनी है 4r। अब इसी को सॉल्व आउट कर दूँ ना, k से k कैंसिल हो गए होंगे, r से r कैंसिल हो गया होगा। तो अब मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करता हूँ तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मेरे पास आया होगा ये 32q माइनस, है ना, इस 4 से r से r कैंसिल्ड है, k से k कैंसिल्ड है ना, और फिर ये 4 से ये मल्टीप्लाइड हुआ होगा तो कितना आ गया होगा हमारे पास 4q इक्वल्स टू 2q प्लस q। इसको और सॉल्व आउट करता हूँ तो ये अगर मैं इसको इधर लेकर आता हूँ तो इट्स बिकम 5, उसको उधर ले जाता हूँ तो इट्स बिकम 30q। तो हमारे पास चार्जेस कितने आ गए इसको सॉल्व करने के बाद, तो q आया हमारे पास 6q। इट मीन्स यहाँ से 6q चार्ज इधर आ गए थे, है ना, ये रिजल्ट निकला हमारा, ये रिजल्ट निकला है थर्ड। सो न्यू चार्जेस कितने हो गए थे अब इनके ऊपर, न्यू चार्जेस ऑन सरफेस स्फीयर 1 कितने चार्जेस हो गए होंगे, 8q में से कितने माइनस हो गए 6q, मीन्स कितने रिमेनिंग चार्ज बचे इसके ऊपर 2q, और S2 पर चार्ज कितने हो गए हमारे पास 2q प्लस 6q, इस पर चार्ज हो गए 8q। ठीक, देर इज़ नॉट ए एक्सचेंज, ये तो जो मैंने जब वैल्यूज ली थी वो उस तरह से हो गए, वहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि ऑलवेज एक्सचेंज होंगे, वो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर माइनस में दिया जा सकता है, मैंने जैसे क्वेश्चन कराया है ना, बाकी और भी आगे करते रहेंगे क्वेश्चंस। ठीक, और बहुत जगह काम में भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहे काम में। ठीक है, तो मैंने एक तरह से सॉल्व करने का बस केवल ये पैटर्न हम आगे भी लेने वाले हैं यूज़, इसलिए पता रहे कि तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक कि दोनों पर पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो अपन ने बस वो ही कंसीडर करा कि पहले तो ये मालूम करा किससे फ्लो करेगा, गलत भी मान लेते तो कोई बात नहीं, नेगेटिव में आंसर आ जाता है, इससे पता लगता हमने गलत कंसीडर करा है। पर ठीक है, प्रैक्टिकली पता लग रहा होता है हमारे को किसका पोटेंशियल ज़्यादा किसका कम ऑलवेज। तो इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक हम फ्लो करवाते और उसको तब तक करवाते जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। अब जब बराबर हुआ होगा तब तो कुछ ना कुछ इधर आगे होंगे ना, तो वो कितने आए वो ही तो अपन ने यहाँ पर लिया, जितने आए होंगे उतना ही पोटेंशियल क्रिएट कर रहे होंगे वो लोग। ठीक, आई होप समझे होंगे, है ना, रब कर रहा हूँ बेटा, है ना, नोट डाउन कर लें इसको। ठीक ठीक बेटा, है ना। मैं जो अपना कॉमन इक्विपोटेंशियल है उसको भी कंसीडर ले रहा हूँ, उसके साथ मैंने न्यूमेरिकल्स कराए थे, आपको रिमेंबर हो तो, जो भी 6-7 न्यूमेरिकल चल रहा है वो देख रहे हैं अपन। इन्हें फिगर फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। ठीक, तो हमारे को दिया क्या गया वो जरा देख लें अपन लोग, है ना। क्वेश्चन में दिया क्या गया था, फिगर में हमारे को कुछ पोटेंशियल्स लिखे गए थे यहाँ पर, कुछ ऐसे जैसे कि 40 वोल्ट, 20 वोल्ट, 0 वोल्ट, है ना, ये लिखा गया। और इनकी बीच की डिस्टेंस आप कंसीडर कर लें कि अपन को दे रखी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, है ना, ये डिस्टेंसेस दे रखी है। तो अपन से बोला कि आप क्या फाइंड आउट कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगा आपसे, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कैसे। ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दे रखी हैं, तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे को ये पता लगा कि जो ये पोटेंशियल्स दे रखे हैं हमारे को, मीन्स 0 वोल्ट, 20 वोल्ट, 40 वोल्ट, इसमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चल रही होंगी, वो भी हाई से लो की तरफ, हाई से लो की तरफ। तो हमको एक तो ये पता लगा कि ये एक्स एक्सिस में चल रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में। ये पता लगा हमारे को कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मूव कर रही है। आई होप समझे होंगे क्या करा है मैंने। बाकी तो अब सिंपल सा फॉर्मूला था, अपन जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारे पास, क्या हो जाता है फॉर्मूला, V = EDR होता है ना बेटा। तो इसका मतलब है V = हमारे पास क्या पढ़ रखा है, EDR। तो अगर मेरे को E की वैल्यू निकालनी हो तो V/DR कर दूं,
कर दूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो हमारे को इसको चाहे मैं ऐसे लिखूं चाहे इसको चेंज की फॉर्म में लिखूं, उससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ रहा ना। लिखते समय मैग्नीट्यूड ही पूछा है, इसलिए मेरे को कोई साइन वाइन की ज़रूरत नहीं है, है ना। तो चेंज इन पोटेंशियल कितना है यहाँ पर, तो चेंज इन पोटेंशियल की बात करूँ तो कहीं ना कहीं ये 40 - 20 है। डिस्टेंस की बात करूँ तो मेरे पास कितना है, 10 × 10⁻², यही तो दे रखा है मेरे को। समझे क्या कि क्या दे रखा है। बस मेरे को अब तो सॉल्व ही करना था ना, कि नहीं करना था। तो इसको मैं अगर सॉल्व करता तो ये कितना आ जाता मेरे पास, 20/10 × 10⁻², मीन्स ई की वैल्यू आती मेरे पास 2 × 10⁻² इन आयोटा। ये लिख देते अपन। आई होप समझे होंगे आप लोग क्या करा है मैंने। आयोटा की डायरेक्शन में इससे ही निकाल ली कि पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर मैं इसको y कंसीडर करता हूँ तो इसका मतलब पता लगा कि पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। ठीक, विदाउट मैंने कोई मैग्नीट्यूड यूज़ करे हुए, क्योंकि वहाँ पर नेगेटिव का साइन सिर्फ ये रिप्रेजेंट करता है कि विथ डिस्टेंस पोटेंशियल डिक्रीज होता है जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मूवमेंट करते हैं। इसलिए मैंने विदाउट माइनस का साइन यूज़ किया है इसको लिखते समय। समझे बेटा। ठीक, ये करा है मैंने बेटा। ठीक, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिसके अंदर अपन लोग इंक्लाइंड प्लेन लेने वाले हैं, उसको देख लेते हैं इंक्लाइंड प्लेन वाले को कैसे करते बेटा अपन लोग सॉल्व। ठीक ठीक बेटा, वो ही ले रहे हैं अपन लोग कि कैसे करेंगे। ठीक है ना, एक बार नोट डाउन करो बेटा इसको। ठीक बेटा, इसको थोड़ा सा मैं अब इंक्लाइन कर देता हूँ, वापस वो ही लिखा हुआ है मैंने कि सपोज करो अपन को कुछ ऐसा डायग्राम दिया हुआ होता क्वेश्चन के अंदर कि एक एक्सिस है, ये एक्सिस है, और कुछ पोटेंशियल अपन को कुछ इस तरह से दे रखे होते, कुछ इस तरह से ना, जिसमें यहाँ पर लिखा होता 0 वोल्ट, यहाँ पर लिखा होता 20 वोल्ट, यहाँ पर लिखा होता 40 वोल्ट, और दैट इज़ ओरिजिन। और ये जो एंगल्स शो बना रहे हैं ये 45 डिग्री का ड्रॉ कर रहे हैं, और इनके बीच की डिस्टेंस वही 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं अपन। ठीक, सेम टू सेम क्वेश्चन ये ले लेते हैं अपन। ठीक, वही इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी। अब बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आ रही होगी, 0, 20, 45, माने ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, वो नॉर्मली 45 पर देते हैं, ईजिली या 60 पर सॉल्व कर पाए अपन लोग। तो ये तो हमारा डायग्राम था। अब कहीं ना कहीं अगर मेरे को शो करनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड तो कहाँ से कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं अपन, हाई से। एक बार चेक कर लूँ, रिकॉर्डिंग हो रही। ठीक है, तो अपन कहाँ से कहाँ शो करते हैं इसको, तो अपन 0, 20, 40 दे रखा है, इसका मतलब है हाई से लो की तरफ जा रही होती, इसका मतलब है कुछ ऐसे जा रही होती ना हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ऐसे जा रही होती ना इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब ये 45 दे रखा है अपन को एंगल, तो ये एंगल भी कितना हो जाता, 45 हो जाता। ठीक है, मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस बहुत अच्छे से वहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करे हैं मैंने, है ना। तो कहीं ना कहीं मैं ये OA वाली डिस्टेंस पर ही काम कर लूँ, 90 डिग्री वाले पर मैं ये वाली डिस्टेंस निकाल लूँ OA। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं मैं फॉर्मूला ये ही यूज़ कर लूँ कि जो DV होता है वो EDR होता है। ठीक, या EDR cos थीटा कर दूं, कोई फ़र्क तो नहीं ना। अब क्योंकि मैं यहाँ पर डिस्टेंस ही ये वाली काम में ले रहा हूँ जिसको OA बोल सकता हूँ, दोनों ही अलोंग चल रही है, तो सिर्फ EDR cos 0 कंसीडर करते हुए अगले स्टेप में EDR ही ले लूँ। E तो हमारे को फाइंड आउट करना है ना। यहाँ तक मैंने DV ही ले रखा है, जस्ट वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला लिखा है। हमेशा बोला है कि इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में ही सॉल्व करो, है ना। पहले भी न्यूमेरिकल्स कराए हैं। cos 0 इसलिए क्योंकि मैंने इसके अलोंग ही पार्ट डिफरेंस ले लिया। यहाँ पर तो एंगल 0 ही कर रहा हूँ क्योंकि मैं अगली स्टेप बता रहा हूँ मैं ले क्या रहा हूँ। मैं एक तरह से AO बोल दूँ या OA बोल दूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हम लोग यहाँ तक भी मैग्नीट्यूड फॉर्म ही ले रहे हैं काम में। AO जो डिस्टेंस है हमारे पास, तो अगर मैं यहाँ पर OA की बात करूँ कि OA कितना निकला होगा, तो क्या मैं इसको 10 cos नहीं बोल सकता, इसको 10 × 10⁻⁻² मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, इंटू sin 45।
आ रहा होगा ना sin 45। ठीक, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी निकली हमारे पास, tan -2 अपॉन √2 ये निकली होती ना डिस्टेंस। आई होप समझ रहे होंगे क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। dv की बात करूँ तो डिफरेंस कितने का है, 40 - 20 का, मीन्स 20। ई अपन को फाइंड आउट करना है। और ओ ए की वैल्यू कितनी निकाली है अपन ने, tan sin 45 ले लेना, हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा होगा हमारे पास। तो इट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी हो गई, tan × tan⁻² /√2। ठीक, बाकी आपको दिख रहा होगा ई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, हमारे पास आ रहा है tan से tan कैंसिल, सॉरी ये कैंसिल हुआ, 2√2 है ना, और 10⁻², ये वैल्यू आई ना हमारे पास। एक तरह से इसको बोल सकता हूँ 200 हो गए, 200√2 लिख दूँ ना ऐसा, कोई दिक्कत तो नहीं ना, कि दिक्कत है, आई होप नहीं होगी इसकी डिस्टेंस। तो ये अपन ने वैल्यूज निकाली। ठीक, बाकी क्वेश्चन को थोड़ा सा नॉर्मली छोड़ रहा हूँ कि अगर इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखना होता, ये आंसर आ चुका है, वेक्टर की फॉर्म में लिखना होता तो क्या हम लोग यहाँ पर E = EXI पर माइनस में, क्योंकि अगर मैं इसका कंपोनेंट पर जाता हूँ इधर कहीं ना कहीं, तो मेरे पास EX वाला कंपोनेंट इस तरफ आएगा माइनस में, और ये वाला कंपोनेंट किधर आएगा हमारे पास EYJ में, यही आएगा ना। और अगर मेरे को इसका ये दे रखा है और अगर मेरे को इसका कंपोनेंट निकालना है तो cos 45 ले लूँ, तो कहीं ना कहीं ये -200 आता, 200, और ये प्लस का 200J आता। अब तो आप समझ गए होंगे, अगर वेक्टर फॉर्म में ही लिखना था तो, है ना, कंपोनेंट निकालना बहुत अच्छे से आता है। इसी का cos थीटा निकालता मैं, तो जो इसका बेस बना देता, पर वो इस तरफ जाता, क्योंकि अगर मेरे को कंपोनेंट फॉर्म में ही लिखना है तो कहीं ना कहीं डायग्राम तो हमारे पास कुछ ऐसा जा रहा है ना, ये E ऐसे जा रहा है ना, तो जब E इधर जा रहा है तो इसका एक कंपोनेंट EX यहाँ आया होगा और EY कंपोनेंट यहाँ गया होगा। इसलिए इसको, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर न्यूटन पर कूलाम के साथ, अगर इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 और इसको इक्वेशन नंबर 3 देता हूँ, तो ये जो लास्ट आंसर निकाला है मैंने, वो एक्चुअली मैंने इसकी वेक्टर फॉर्म निकाली है, वेक्टर फॉर्म निकाली है मैंने, और ये समझाया है कैसे कंपोनेंट करें अपन ने, तो समझे होंगे। क्योंकि अगर अपन जब डायग्राम बना लेते हैं तो अपन ईजिली ही उसको सॉल्व कर पाते हैं बेटा, कि मैंने करा क्या। नॉर्मली इस पर बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं अपन लोग, कि जब भी डीवी लेना हो अपन को, पोटेंशियल डिफरेंस हो, स्केलर ही ले लो, 40 में से 20 माइनस कर लें, और फिर जो डायरेक्शन है वो तो वैसे भी अपन ने ली थी, है ना। और डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज ही अपन उस पर ले लेते हैं जिस पर भी अपन को एंगल की जरूरत नहीं होती, कैसे भी ले लें, क्योंकि एंगल वेरी होगा तो 0 होगा या 180 होगा, पर हम तो सभी चीज़ मैग्नीट्यूड में सॉल्व कर रहे हैं, तो कोई हेडेक ही नहीं है। और जब डायरेक्शन लेनी थी तो इन द लास्ट ले ली अपन ने। फिर और क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्योंकि कॉन्सेंट्रिक शेल के बाद भी न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूँ। अगला लेक्चर तो वैसे ही बहुत अच्छा होने वाला है कॉन्सेंट्रिक शेल पर, 9th लेक्चर। ठीक बेटा, आई होप नोट कर लिया होगा आपने यहाँ तक। ठीक ठीक, ठीक बेटा। ठीक, अब थोड़े से अपन अर्थिंग के बारे में भी समझ रहे हैं, है ना, कि क्या करेंगे अपन अर्थिंग के अंदर। अर्थिंग करती क्या है, पहले एक बार समझा चुका हूँ, वापिस से थोड़ा सा अर्थिंग को समझा रहा हूँ। ठीक, अर्थिंग की बात करूं तो जो अर्थ है, अपने आप में जो अर्थ है, वो उसका रेडियस इतना ज़्यादा है। जो अर्थिंग जो आपने बहुत जगह देखी है, घर पर भी आपने प्लग में देखी होंगी, अर्थिंग में 3 पिन्स होती हैं हमारी, है ना। कोई प्लग की बात करें, थोड़ा समझाऊं प्रैक्टिकली, तो 3 पिन्स होती हैं। कहीं ना कहीं इसको अपन मेल फीमेल बोलते हैं। नॉर्मली इन्हीं की ज़रूरत पड़ती है अपन को, मेल फीमेल है, जनरली इनको ही बोला जाता है। इनमें ही प्लगिंग करी जाती है, पर आपने कूलर, एसी, फ्रिज इनमें देखा होगा, इनका भी यूज़ करते हैं। कहीं ना कहीं ये जो वायर होती है हमारे अर्थिंग का काम कर रही होती है, क्योंकि जो बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, छोटे में तो ज़रूरत नहीं पड़ती,
टीवी रेडियोस में उनमें ज़रूरत नहीं पड़ती हमारे को, पर जो बड़े इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, है ना, या हाई रेजिस्टेंस वाले होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं हाई पावर वाले होते हैं, उनमें ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर जो करंट होता है वो क्योंकि साइज़ बड़ी होने की वजह से किसी की वजह से उस पर चार्ज स्टोर हो जाते हैं उस मेटल के ऊपर। तो कई बार हमारे को बहुत अच्छा खासा शॉक लगता है, कभी सबने लिया होगा कभी ना कभी। तो अगर अपन ये अर्थिंग लगा देते हैं तो सारे चार्जेस गो इनटू द अर्थ। अर्थ का काम ही यही है कि हर बॉडी से सारे चार्ज खींच लेना, बॉडी को बार बार में न्यूट्रल कर देना, यही काम है हमारे अर्थिंग का। यही काम करता है वो जो भी चार्ज होंगे उन सभी चार्ज को खींचकर खुद के पास रख लेगा। तो एक तो हमने क्या कंसीडर करा, जो अर्थ की बात करूं के क्यू बाई अर्थ की ही रेडियस रखता हूं, तो आपको पता होगा अर्थ की रेडियस इज वेरी वेरी लार्ज इन कंपेयर टू एनी अदर इंस्ट्रूमेंट्स, है ना। 6400 किलोमीटर में 6400 किलोमीटर है, बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब है कि जिसका पोटेंशियल इज नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि रेडियस ही इतनी बड़ी है इन कंपेयर टू आर इंस्ट्रूमेंट, जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं। इसलिए इसका एज्यूम कर लिया गया पोटेंशियल जीरो। क्या कर लिया गया? एज्यूम पोटेंशियल जीरो कर दिया गया। इसका पोटेंशियल एज्यूम अर्थिंग कर रखी है मैंने, इलेक्ट्रोस्टैटिक में समझाया था, वापिस से एक बार पॉइंट लिया है समझाने के लिए अर्थिंग को। तो पोटेंशियल जीरो होता है किसी बॉडी पर। अब कैसे करता है उसी पर मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ। क्या यहाँ पर भी वही हो रहा होगा क्या? जब तक फ्लो होगा, जब तक पोटेंशियल दोनों का सेम नहीं हो जाता। ठीक है, चेक कर लेते हैं अपन लोग, है ना। तो वही चेक करवा रहा हूँ। तो सपोज करें, एक क्वेश्चन के थ्रू समझा रहा हूँ बात को। तो एक क्वेश्चन तो ये ले रहा हूँ, मैंने आपको ये याद रखना है कि इसका पोटेंशियल जीरो होता है, यही समझाया मैंने। तो सपोज करें कि इफ़ वी हैव गिवन अ बॉडी whose charge is 2q and radius is r and we are just earthed to it, find charge on it after earthing। अपन से बोला अर्थिंग के बाद कितने चार्ज रह गए इसके ऊपर, फाइंड चार्ज ऑन इट। ऑन इट मीन्स जो स्फीयर ले रखा है मैंने, इस पर चार्ज कितने रह गए होंगे। ठीक है, कंसेप्ट वही लगा रहे हैं, है ना। तो ठीक, मैं कुछ डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो कुछ ऐसा मान रहा हूं कि सपोज करो जो ये हमारा अर्थ ही बना देता हूं, अर्थिंग करी है, अर्थ ही बना देता हूं यहाँ पर कि ये रहा अर्थ, है ना। और इस पर चार्ज था DQ 2Q, है ना। और अपन ने इनको टच करा दिया है, इसका मतलब इसमें चार्ज फ्लो होना चालू हो गए। 2Q थे, चार्ज फ्लो होना चालू हो गए। अपन ने माना लेट Q चार्ज गो इनटू द अर्थ। कब तक फ्लो होंगे? फ्लो टिल V स्फीयर इक्वल्स टू V अर्थ, जब तक कि वो अर्थ के पोटेंशियल के बराबर ना हो जाए। अब शायद समझ रहे होंगे आप धीरे धीरे क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ठीक है, एक बार पूरा फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूँ, डायरेक्ट भी बोल सकता था, कुछ नहीं बचेगा इस पर। 2Q उड़ के पूरा इस पर आ जाएगा, माने Q इधर पर। एक बार सॉल्व कर रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही जैसे क्वेश्चन थोड़ी देर पहले अपन ने सॉल्व करे थे। फ्लो होंगे टिल जब तक का दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। ठीक है, इसकी रेडियस भी ले लेता हूँ। इसकी रेडियस तो अर्थ की रेडियस है ही सही, RE, है ना। अर्थ से कनेक्शन कर दिया है मैंने, अर्थ को ही शो कर दिया बनाकर। ठीक, अब मैं अगर यहाँ पर चार्ज करता हूँ, इसके पास से इतने चार्ज आ गए, तो Q और इसकी रेडियस कितनी कंसिडर करी थी मैंने? R, यही तो कंसिडर करी थी मैंने इसकी रेडियस R। यहाँ पर बात करता हूँ तो ये KQ हो गया हमारे पास। इधर लेता हूँ तो यहाँ पर चार्ज कितने आए होंगे? Q, और अपॉन में डिस्टेंस कितनी हो गई? RE। समझे क्या यहाँ तक? तो आई होप समझे होंगे बेटा, है ना। यहाँ तक नोट डाउन करो फिर देख रहे हैं बेटा। ठीक है, देखो बेटा। हाँ बेटा, तो अपन ने क्या करा था कि अपन को एक स्फीयर दे रखा था 2Q, जिस पर चार्ज था, मीन्स चार्ज जो दे रखा था अपन को 2Q दे रखा था। फिर अपन ने उसको क्या कर दिया? अर्थिंग कर दी। अर्थिंग करी तो इस पर चार्ज कितने रहे होंगे, तो मैंने कहीं ना कहीं अर्थ बनाया, है ना। तो माना इसमें से कुछ चार्ज अर्थ में चले गए, है ना। जो नॉर्मल कंसेप्शन है कि अर्थ में चार्ज जाते हैं, तो मैंने वही कंसेप्ट लिया कि चार्ज इसमें गए। वैसे आ भी सकते हैं, पर अभी मैंने कंसेप्ट लिया जा सकते हैं।
तो मैंने कहीं ना कहीं इस पर से क्यू चार्ज लिए, तो इस पर रिमेनिंग चार्ज, जब क्यू चार्ज इस पर आ गए तो अब चार्ज कितने रह गए होंगे, 2q माइनस क्यू, और इस पर चार्ज आ गए होंगे q। ये प्रोसेस तब तक चलता रहा होगा जब तक कि दोनों पर चार्ज क्या नहीं हो गए होंगे, सेम नहीं हो गए होंगे। तो मैंने यहाँ पर ये वैल्यू रखी, इसका चार्ज है ना, टच करने के बाद उसमें फ्लो होकर चार्ज यहाँ पर q आ चुके हैं, है ना, यहाँ से। तो इसको के क्यू, और इसकी रेडियस मैंने अर्थ की ले ली। फिर मैंने इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा, इस के से के कट चुके थे, ये करा तो ये आ गया। तो अगर मैं यहाँ से q निकालता हूँ एक तरफ तो ये r प्लस ई आता, इधर 2q r e आ रहा है अपने पास, तो ये अपॉन में इस तरह से आ जाती है ना वैल्यू बेटा अपने पास। अब अगर अपन बात करें जो हमने स्फीयर ले रखा है वो अर्थ के कंपेयर में तो बहुत ही छोटा होगा ना, क्या अपन किलोमीटरों के थोड़ी स्फीयर बनाते हैं। तो इट मीन्स कि आर ई इज क्वाइट ग्रेटर देन आर, तो अपन क्या कर सकते थे, आर को नेग्लिजिबल कर सकते थे। तो आर ई से आर ई क्या हो गया, कैंसिल। तो क्यू इज इक्वल टू 2q आ गया ना। इसका मतलब है यहाँ से 2q और लगा दूं तो इस पर 400 जीरो हो गए, 400 जीरो हो गए। इसका मतलब था कि इसने सारे चार्ज अर्थ में ले लिए, अर्थ में ले लिए। यही समझाने की कोशिश करी है इसको कि इसने चार्ज अर्थ में पूरे ले लिए। इसको आप समझ चुके थे, पर अभी भी कुछ चीज़ समझाने वाला हूँ, इसलिए अर्थ उठा रखा है मैंने, टॉपिक लिया है ना। बाद में बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं अपन अर्थ का, इसलिए सेकेंड टाइम ले रहा हूँ। फर्स्ट चैप्टर में भी लिया था मैंने अर्थिंग को। ठीक, वापिस बात करूं इसी टॉपिक के ऊपर कि इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे अपन, इसी क्वेश्चन को जो अर्थिंग चल रही है कि जो अपना स्फीयर था, स्फीयर पर 2q चार्ज थे, हमने इसकी अर्थिंग करी। तो हमने सपोज करें कि इसके अंदर अर्थिंग के बाद q चार्ज इसमें अगर अर्थ में चले गए तो यहाँ पर कितने चार्ज रहे, 2q माइनस q, ये चार्ज रहा ना। तो इसका मतलब है इसका पोटेंशियल कितना रहा। अब पोटेंशियल का फ्लो तो तब तक बराबर रहा होगा जब तक कि दोनों का फ्लो बराबर ना हो गया हो। मीन्स स्फीयर का पोटेंशियल इक्वल्स टू अर्थ का स्फीयर, अर्थ का पोटेंशियल। पर अभी तो अपन ने एज्यूम कर रखा है अर्थ का पोटेंशियल 0। और इस पर चार्ज की बात करूं तो k 2q माइनस क्यू अपॉन आर। इसको सॉल्व करता हूं तो कहीं ना कहीं 2q माइनस क्यू इक्वल्स टू 0, मीन्स q इज इक्वल टू, तो अभी भी 2q आ गया। मीन्स चार्ज कितना हो गया इसके ऊपर, आफ्टर टचिंग चार्ज हो गया इस पर, जो चार्ज था इसके ऊपर वो कितना हो गया, 0। पर ये मिसकंसेप्शन आपके अंदर ना रह जाए इसलिए मैं अगला क्वेश्चन कराने वाला हूं, क्योंकि वो ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि बच्चे ये रिमेंबर रख लेते हैं कि अर्थ का पोटेंशियल 0, तो जो सामने वाले का उसका चार्ज भी 0, पोटेंशियल भी 0। पर हकीकत बात यह है कि जो इस पर चार्ज 0 हुआ तो इस पर पोटेंशियल 0 हो गया ना, इस पर पोटेंशियल क्या हो गया, 0। पर अभी भी मैं जानता हूं कि आधे जनों के समझ में आई नहीं आई, एक बार आप नोट डाउन कर लें। ठीक ठीक बेटा, है ना, थोड़ा सा बात को समझा रहा हूं। और क्या बात रिमाइंड में रखनी है, प्लीज वो चीज आप माइंड में ऑलवेज रखें। उससे पहले मैं एक क्वेश्चन करा लूँ आपको, उसके बाद क्लियर करता हूं, है ना। तो एक क्वेश्चन ले रहा हूं, चाहे वो 9th है या 10th नंबर जो भी है। इफ स्फीयर, न्यूट्रल स्फीयर लिख देता हूं, न्यूट्रल स्फीयर ऑफ रेडियस r, is placed at distance d from a point charge q, capital Q and q, then find charge on sphere after अर्थिंग। ठीक, कुछ बात बोलूं या समझाऊं तो क्या है, डायग्राम कहीं ना कहीं हमारे पास क्यू चार्ज रखा हुआ है, उससे कुछ दूरी पर हमने एक न्यूट्रल चार्ज ही रख रखा है, आर रेडियस का ये रख रखा है। तो आप मेरे को बताएं क्या इसकी वजह से इस पर पोटेंशियल नहीं आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा ना। तो इसका मतलब है पोटेंशियल ऑन, और इसकी डिस्टेंस मैंने कितनी ले रखी है यहाँ से यहाँ तक, डी। पोटेंशियल ऑन स्फीयर ड्यू टू क्यू कितना आ रहा होगा मेरे पर पोटेंशियल, के क्यू बाई डी। इक्वेशन फर्स्ट कर दूं
आ रहा होगा ना। नाउ आई एम अर्थेड दिस, अब अपन ने इसकी अर्थिंग कर दी, अर्थिंग कर दी। क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द चार्ज ऑन स्फीयर आफ्टर अर्थिंग, अर्थिंग के बाद चार्ज कितना आया होगा इसके ऊपर, तो ठीक लेट। अब अपन को कहीं ना कहीं ये पता है कि लेट में कंसीडर कर लेता हूं कि लेट क्यू चार्ज कम ऑन इट, लेट क्यू डैश चार्ज कम ऑन इट, इस पर इतना चार्ज आ गया होगा। तो अब मैं कैसे करूं, कहीं ना कहीं पोटेंशियल जब तक बराबर नहीं होगी तब तक ये गाड़ी चलती रही होगी, है ना। तो वो जो अर्थिंग के बाद कुछ चार्ज आए या गए, क्या हुआ वो कुछ पता नहीं अपन को, पर अपन को कहीं ना कहीं पता है कि अब पोटेंशियल की बात करूं तो पोटेंशियल ऑन स्फीयर इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ अर्थ, ले लूं कंसीडर में, ले सकता हूं ना इसके ऊपर। तो अब पोटेंशियल किस किस की वजह से आ रहा है, एक पोटेंशियल तो उसकी वजह से आ रहा है, उस चार्ज की वजह से, क्योंकि ये तो मैंने लेट कंसीडर करा था ना, यहाँ पर लेट कंसीडर किया था, और यहाँ पर एक क्यू चार्ज रखा हुआ था, है ना, कैपिटल क्यू, जिसकी डिस्टेंस मैंने डी ले रखी थी। उसके बाद डायग्राम बनाया एक बार समझाने के लिए, क्यू डैश चार्ज आया। तो अब मैं अगर कंसीडर करता हूँ तो एक तो स्फीयर का चार्ज इसके ऊपर पोटेंशियल आ रहा है, एक इसका खुद का पोटेंशियल है, कुछ चार्ज होने की वजह से पूछा भी गया है अपन से, ये आर ले लिया, इक्वल्स टू अर्थ का कितना अज्यूम करते हैं 0। तो यहाँ से अगर मैं क्यू डैश फाइंड आउट करता हूँ तो कहीं ना कहीं वैल्यू क्यू आती है ना। इसको इधर लेता हूँ तो कहीं ना कहीं क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, कैपिटल क्यू कैपिटल आर अपॉन डी, ये वैल्यू आई, ये वैल्यू आई। इट मीन्स अर्थ गिव क्यू डैश चार्ज ऑन स्फीयर, है ना, ये नेगेटिव चार्ज दिया था, माइनस क्यू डैश चार्ज ऑन स्फीयर टू मेक इट पोटेंशियल 0। अब मैं वो बात लिखने वाला हूं जिस पर आप क्वेश्चन समझे तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। जो मैं वर्ड्स लिखूं उसको प्लीज रिमेंबर रखें, जो मैं बोलने वाला हूं और जो लिखने वाला हूं। जो हमारा अर्थ है खुद 0 पोटेंशियल का होता है, तो दूसरे को भी 0 पोटेंशियल का बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर मैं आज ये वैल्यू यहां पर रख देता हूं इस जगह पर, तो टोटल आंसर इस जगह पे मैं रख देता हूं, है ना, क्यू आर बाई डी, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, डी और कैंसिल होकर पोटेंशियल 0 ही तो बन जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि अर्थ हर किसी को 0 पोटेंशियल का बनाने की कोशिश करता है, 0 बनाने की कोशिश करता है। ठीक 0 वो तब हो गया था, पूरे चार्ज तब चले गए थे अर्थ में, जबकि वो कोई और फील्ड में नहीं था, पर अभी एक फील्ड और आई हुई है हमारे पास इस चार्ज की वजह से। तो इस पर तो 2 पोटेंशियल है, इस चार्ज की वजह से और एक खुद का पोटेंशियल जो किसी वजह से इसके ऊपर चार्ज आया। और वो क्यों आया चार्ज, क्योंकि अर्थ ऐसा चाहता था कि उसका पोटेंशियल कितना कर दे, उसका पोटेंशियल कितना कर दे, 0 कर दे। और यही पॉइंट लिखकर मैं एंड करने वाला हूं इस टॉपिक का, है ना बेटा, नोट डाउन करें, क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक, तो अर्थिंग की सबसे मोस्ट बात लिखने वाला हूं, वो ही प्लीज ध्यान रखें आप लोग, प्लीज मोस्ट इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं अर्थिंग के लिए, मोस्ट फॉर अर्थिंग, अर्थिंग के लिए। when we connected any body या any conductor to earth, then earth arrange the charges on conductor in such a manner that the potential of conductor also become 0। माने खुद का तो 0 है ही सही, दूसरे को भी 0 बनाने की कोशिश करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने कोई स्फीयर को
अर्थिंग करी है तो अर्थ का पोटेंशियल तो जीरो होता ही है, वो इसके पोटेंशियल को भी जीरो कर देता है, यही बात ध्यान रखनी है। बट चार्ज, जो चार्ज है वो मे बी जीरो और नॉट बी जीरो। प्लीज़ ये बात ध्यान रखें। वैसे मैं ये वर्ड बार बार मैं यूज़ करता रहूँगा और टॉपिक्स में भी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत जगह यूज़ होने वाली है। तो अर्थिंग का काम ये है कि खुद तो जीरो पोटेंशियल पर है, सबको ही जीरो पोटेंशियल पर ले आता है। ये बात आपको ऑलवेज याद रखनी है, ऑलवेज याद रखनी है ये बात। बट चार्ज जीरो होगा ऐसा हरदम पॉसिबल नहीं है। यही मैंने वो 2 एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था आपको। पहले एग्जाम्पल में पूरे चार्ज चले गए, पर दूसरे में जब किसी और इलेक्ट्रिक फील्ड में था तो जीरो नहीं हुआ था बेटा, प्लीज रिमेंबर, ठीक है ना। तो प्लीज इसको रिमेंबर रखें इस बात को कि व्हेन वी कनेक्टेड एनी कंडक्टर टू अर्थ, देन अर्थ अरेंज द चार्जेस ऑन कंडक्टर इन सच ए मैनर दैट द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर आल्सो बिकम जीरो। माने खुद तो जीरो पोटेंशियल पर है ही सही, दूसरों को भी जीरो पोटेंशियल का बना देता है, पर चार्ज को जीरो नहीं करता है। प्लीज रिमेंबर, ठीक बेटा। गुड डे बेटा, है ना, गुड डे बेटा। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में अपन कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स पढ़ने वाले हैं ना, बहुत अच्छा टॉपिक है, कॉन्सेंट्रिक शेल्स के बारे में पढ़ेंगे अपन लोग, है ना। ठीक बेटा, गुड डे बेटा।